नमस्कार, डिबेट सेंट्रल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय उपाध्याय। जैसा कि निकाय चुनाव को लेकर घमासान मचा हुआ है, ठीक है, और ये होता भी है, हर बार यही होता है जब पार्टियां उतरती हैं मैदान में। एक तरीके से स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच एक स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है। वह यह है कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, अलग अलग बिंदु बताए हैं। 20 बिंदु मैंने देखे हैं। 20 बिंदुओं में मुझे ऐसा लगता है कि 12 क्षेत्रों को या फिर 12 विषयों को छुआ गया है। कोशिश की गई है बताने की कि क्या करने जा रहे हैं, और साथ ही साथ बड़ा रोचक है, देखिएगा। लगता है एक बार किया गया अपना काम उस क्षेत्र में दिखाया गया है और नीचे दिखाया गया है, एक तरीके से आप समझ लीजिए, जो पिछली सरकार थी उसकी नाकामी, या फिर वो जो कही थी उन्होंने जो बात, जो वो नहीं कर पाए। तो ऐसा ठीक है, राजनीति में होता ही है। इंतजार वही है, इस बात का ही है कि आने वाले दिनों में क्या कांग्रेस का भी घोषणा पत्र सामने आने वाला है, रूपरेखा कैसी होगी और मॉडल कैसा होगा कि पूरे, जैसा कि एक साथ घोषणा पत्र आया। ठीक है, इन चुनाव में स्थानीय स्तरों पर भी कुछ बातें होती हैं जो की जाती हैं, वायदे ही होते हैं वो भी। इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे अपने विशेष मेहमानों के साथ। पहले देख लीजिए एक रिपोर्ट। कोई काम हुआ हो तो वह बताएं। इस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा है कि 14 महीने के अपने कार्यकाल में बीजेपी ने कोई काम नहीं किया। यही कारण है कि बीजेपी को अटल बिहारी वाजपेयी के नाम का सहारा लेना पड़ रहा है। यानी चार तो हार मान ली ना। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकाल में क्या काम की, शहरी क्षेत्र में कौन कौन से काम उनके कार्यकाल में हुए, जरा वो जनता के बीच में लेकर के जाए। तो कांग्रेस के नेता लोग तो जनता के बीच में जा ही नहीं रहे। एक अंबिकापुर में, एक दुर्ग पाटन में है। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष बढ़िया एसी चैम्बर में बैठ के रोजे की विज्ञप्ति जारी कर रहे। कहाँ है कांग्रेस? टिकट बांटने तक कांग्रेस के नेता लोग सक्रिय थे। अपने अपने पट्टे को, अपने परिवार के लोगों को टिकट दिलाने के बाद में पूरी कांग्रेस पार्टी नदारत हो गई है। कुछ किए होंगे तो जनता को बताएंगे ना। और जब कुछ किए ही नहीं है तो जनता के किस मुँह जाएंगे। और इसीलिए मैंने कहा हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। इस शहर को सुंदर, स्वच्छ, व्यवस्थित करने के लिए आइए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को विजय बनाए। यह संकल्प हमारा है। भारतीय जनता पार्टी मुगालते में है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी एक भी निगम जीत पाएगी। पिछले एक साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो जनता के साथ धोखा किया है, जो वायदा खिलाफी की है, जो मोदी की गारंटी के नाम पे जनता का वोट हासिल करने के बाद उसे भूल गई, तो जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देगी। भाजपा को भी मालूम है। कल भाजपा ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया
उसका नाम जो उन्होंने अटल विश्वास पत्र रखा, वो इस बात का प्रमाण है कि भाजपा को मालूम है कि मोदी की गारंटी, अटल और विष्णु का सुशासन दोनों अब नहीं चलने वाला। अंततः वो अटल जी के पाले में आए हैं, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। जनता भारतीय जनता पार्टी के भुलावे में नहीं आने वाली। अटल जी के नाम पे जो उन्होंने जारी किया घोषणा पत्र, उसके भुलावे में नहीं आने वाली। भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ नगरीय निकाय, पंचायतों में भी बुरी तरीके से पराजित होगी। नगरीय निकाय चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक जोरदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जहां एक और बीजेपी ने अपने वादों के साथ जनता को आकर्षित करने की कोशिश की है, वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस चुनाव में जनता का समर्थन किसे मिलता है और किसकी राजनीति भरोसा जीतेगी। तो वही कि एक नेता अंबिकापुर में है, दूसरे पाटन में हैं, तीसरे एसी चैम्बर में हैं। भारतीय जनता पार्टी एक भी निगम नहीं जीत पाएगी, चुनौती, मतलब कुछ ऐसे बयान निकल कर आ रहे हैं। मैंने जैसा कहा शुरुआत में ही, जब मैंने शुरू की चर्चा, कि ऐसे ही कुछ बयान आ रहे हैं पार्टियों के बीच, मतलब प्रतिस्पर्धा बिल्कुल कहिए कि चरम पर है। और अब ऐसे में यही देखना है कि जो दोनों प्रतिद्वंदी हैं, मुख्य रूप से मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, वो किस किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, अपने क्षेत्र के कौन से ऐसे विषय हैं, मुद्दे हैं जिन्हें उठा रहे हैं, और प्रदेश स्तर पर एक कौन सा नैरेटिव दोनों ही पार्टियां गढ़ रही हैं। तो इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। पहले परिचय करवा दूं अपने विशेष मेहमानों का। दिनेश अग्रवाल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। दिनेश जी, आपका स्वागत है। वंदना राजपूत जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। वंदना जी, आपका स्वागत है। साथ ही साथ डॉक्टर लखन चौधरी हैं, राजनीति के जानकार हैं, अर्थशास्त्र के जानकार हैं, राजनीति का अर्थशास्त्र भी समझते हैं डॉक्टर लखन चौधरी जी भी, तो वो हमारे साथ हैं, तो हम उनसे भी चर्चा करेंगे। तो आपसे ही शुरुआत कर लेता हूं मैं। दिनेश जी, आप यहीं हैं, स्टूडियो में उपलब्ध हैं, एक भी निगम नहीं जीत पाएंगे। और दूसरा बताइए कि आपने 20 बिंदुओं में अपना घोषणा पत्र जारी किया है, मतलब जनता को समर्पित किया है। मैं घोषणा पत्र उतना ही कहूँगा, वही कहूँगा अटल विश्वास पत्र जो आपने सौंपा है। तो अब बताइए, मैं जैसा देख रहा था 20 बिंदु हैं, 12 क्षेत्रों को या फिर कहिए 12 तरीके से छुआ गया है। कुछ बच गया है क्या? ऐसा लग रहा है कि अब कुछ बच गया है जो कि बाद में पूरा कर लेंगे। संजय जी, सर्वप्रथम आपके और आपके दर्शकों को, मीडिया पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार जी। हम सब जानते हैं कि कांग्रेस ने किस हिसाब से महापौर का चुनाव इस प्रदेश को दिया था जब वो सत्ता में थे। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो यहाँ की जनता से महापौर पद का प्रत्याशी चुनने का अधिकार से वंचित कर दी थी। पार्षद से महापौर चुन करके एक भ्रष्टाचार का जीता जागता सबूत इन्होंने दिया था। मान ले वो पद्धतियां हैं, रीतियां हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन, ठीक है, वो चलता है, सरकारें अपने हिसाब से कर लेती हैं। मैंने पूछा कि जो वायदा आपने किया है, जो घोषणा पत्र है, कुछ ऐसा लग रहा है कुछ छूट गया है जिसे बाद में समाहित कर लेंगे, जोड़ लेंगे? देखिए संजय जी, मैं वहीं पे आ रहा था जी। सर्वप्रथम तो जनता इनको वोट नहीं देने वाली है, इसलिए नहीं देने वाली है कि इन्होंने उनसे उनके अधिकार को छीन लिया था। दूसरा, आप बात कर रहे हैं घोषणा पत्र की। हमने हर व्यक्ति के लिए, हर वर्ग के लिए घोषणा किया है, और हम 12 महीना 365 में 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। और घोषणा पत्र में आप देखेंगे, जब घोषणा पत्र आई है, कांग्रेस के पसीने छूट गए। कांग्रेस तो घोषणा पत्र लाने का सोच भी नहीं सक रही है, आज तक घोषणा पत्र नहीं आया, वो क्या काम करेंगे। और हम सब देखे थे कि किस हिसाब से पूरे नगर निगम और नगर पालिका की स्थिति इन्होंने 5 साल में दयनीय कर दी थी। रायपुर राजधानी का बड़ा एक केंद्र है, एक विकास के काम नहीं किए संजय जी। पूरे रायपुर को इन्होंने खोदापुर बना के रख दिया था। स्मार्ट सिटी के नाम से इतने पैसे आए, उसकी बंडर बाट कर दी। अगर सही ढंग से विकास होता ना रायपुर का, तो आज रायपुर शहर मेरा और कुछ होता। और आप देखेंगे, बिलासपुर की बात करूं, अंबिकापुर की बात करूं, चाहे दुर्ग की बात करूं, यहाँ इन्होंने कहीं कोई कार्य नहीं किया। और हमने घोषणा पत्र लेके आया, अटल संकल्प पत्र लेके आया, जिसमें आप देखेंगे मेरी महिला बहनों के लिए विशेष तौर पे ये पैकेज है, क्योंकि हम मानते हैं मेरी नारी जब उत्थान होता है ना, तो इस प्रदेश का, इस देश का और इस हर वर्ग का उत्थान करती है नारी।
और ये आप देखेंगे बजट हमारा नारी के केंद्र में है, चाहे वो मैं 25% संपत्ति कर में छूट की बात करूं, चाहे महिलाओं के पिंक टॉयलेट शौचालय की संख्या की बात करूं, चाहे स्कूल कॉलेज में मेरी बहनों के लिए सैनिटरी नैपकिन की व्यवस्था की बात करूं, चाहे मैं किसी भी वर्ग के लिए बात करूं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की बात करूं। हम आवास देने वाले लोग हैं, हम घर देने वाले लोग हैं। ये कांग्रेस घर छीनने वाली पार्टी हो गई है, ये प्रदेश की जनता जानती है। और अटल जी के और मोदी जी की गारंटी पर और अटल जी के संकल्प पर जनता को विश्वास है, क्योंकि अटल जी ने इसी प्रदेश की इस भूमि पे सप्रेशाला के मैदान में, आपको याद होगा संजय जी ने, उन्होंने घोषणा की थी कि आप मेरे को 11 की 11 सीट दीजिए, मैं छत्तीसगढ़ राज्य दूंगा। और जबकि 11 सीट हम नहीं दे पाए थे, 9 से 10 सीट देने के बाद भी अटल जी ने अपना वादा निभाया था। इस प्रदेश की जनता उस चीज को जानती है। मोदी की गारंटी आई थी कि हर महिलाओं को 1000 रुपये। मैं आता हूं दिनेश जी, मैं उस पर ही आऊंगा, लेकिन बता पहले वंदना जी से बात कर लेता हूं। वंदना जी, जैसा कि कह रहे हैं दिनेश जी और भी कांग्रेस के बीजेपी कुछ नेता कह रहे थे, अटल विश्वास पत्र, मतलब जो घोषणा पत्र इनका है, अटल विश्वास पत्र जब आया तो क्या सच में कांग्रेस के पसीने छूट गए? और दूसरी बात बताइएगा, आपका घोषणा पत्र आने में इतना विलंब क्यों? समितियों की तो कई बैठक हो चुकी वंदना जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी जी। हेलो जी। माफ कीजिएगा देखो, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी, वंदना जी की आवाज ठीक से नहीं आ रही है। पार्टी के जो नेता हैं आप समझना, हालातों से हारने वाला मत। आज हवा तेरी विधानसभा चुनाव की बात करूं तो मोदी जी की गारंटी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी जो जनता का काम, ये मुझे ऐसा लगता है वंदना जी कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है, नेटवर्क का कुछ इशू है, देखिए थोड़ा ठीक कीजिए। क्या ठीक है? ठीक है, मैं तब तक लखन चौधरी जी से बात कर लेता हूं। लखन चौधरी जी, डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात कर लेता हूं। जी वंदना जी, ये जैसे देखिए घोषणा पत्र जो आया है, ठीक है, जो निगम के चुनाव होते हैं उसमें क्षेत्रीय विषय बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, हर निगम क्षेत्र का विषय बड़ा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन एक होता है जो कि कुछ ना कुछ हर जगह पर कुछ एक कॉमन होता है। और घोषणा पत्र ये जो आया है निगम क्षेत्रों को लेकर, निकायों को लेकर, तो वो ऐसे विषय हैं जो कि सार्वजनिक है, मतलब एक ब्रैकेट के बाहर जो निकाल लिए जाए और ब्रैकेट के भीतर स्थानीय वो चीज़ें हैं, लेकिन ब्रैकेट के बाहर की ये चीज़ें हैं जो कि हर जगह उन स्थानीय मुद्दों से मल्टीप्लाई होगी मैथमेटिक्स की भाषा में। तो ऐसे विषय जो निकल कर आए हैं जो कि कॉमन है, जिन्हें बाहर रखा है, क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको, चूंकि आप राजनीति बहुत पास से आपने देखी है, देखते हैं, आप समीक्षा करते हैं, क्या लगता है ये विषय जो है बड़े बन सकते हैं इन चुनाव में? जी संजय जी, देखिए निश्चित तौर पर ये जो भाजपा का जो एक तरह से कहा जाए कि अटल विश्वास पत्र या संकल्प पत्र या घोषणा पत्र, जो भी उसको हम कहें या नाम दे दें, लेकिन है तो एक तरह से घोषणा पत्र ही है कि नगरीय निकाय चुनाव में किस तरह से भाजपा जो है अपने उम्मीदवारों को, अपने प्रत्याशियों को जिताना चाहती है, उसको लेकर जो वादे एक तरह से किए गए हैं, दावे एक तरह से किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर इसका जो है सकारात्मक प्रभाव वोटर में दिखेगा। और देखिए पिछले चुनाव में भी इसी तरह के खास करके जो मेहतारी बंधन योजना की जो सफलता थी, इससे जो है भाजपा की जो है बाजी ही पूरी तरह से पलट दी थी। और जो है सत्ता जो जिस तरह से मिली, एक अप्रत्याशित जीत कहा जाए, या कांग्रेस की एक तरह से अप्रत्याशित हार जो हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो तब से लेकर और उसके बाद तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने ये जांचा परखा जो है ये फार्मूला, बल्कि डॉक्टर साहब सारे दलों ने यही बाजी खेली, सारे दलों ने यही बाजी खेली, सारे दलों ने अपनाया है। और भाजपा ने खास करके महिलाओं को फोकस करना शुरू कर दिया है जी। मध्य प्रदेश से जो शुरू हुई थी वो जो है नीति और रीति और रणनीति जो है वो लगातार जारी है और लगातार उसकी सफलता भी मिल रही है। तो अभी जिस तरह से
भाजपा के घोषणा पत्र में एक तो 25% का जो संपत्ति कर में छूट की बात की गई है महिलाओं के, और फिर ऊपर जो 2.5 लाख रुपया जो महिला वोटर है उनको जो है ऋण के रूप में जो दिए जाने की बात की गई है, तो निश्चित तौर पर इसका असर जो है पड़ेगा और भाजपा को इसका फायदा जो है इस चुनाव में जरूर मिलेगा। जी, एक क्या वंदना जी जुड़ गई हैं क्या? वंदना जी जुड़ चुकी हैं? ठीक है, एक बात और बताइएगा डॉक्टर लखन चौधरी जी, एक विषय जो था मैं देख रहा था, जो ऐसे मैंने 20 बिंदु देखे, मैं ये पूछूंगा दिनेश जी से भी। इसमें युवा शिक्षा की बात, मतलब शिक्षा की बात है, विद्यालय की बात है, महाविद्यालयों की भी बात है, लेकिन रोजगार जिसे कहते हैं युवा रोजगार, उससे जुड़ा कोई स्पष्ट विषय नहीं मिलता, कुछ बिंदु नहीं मिलते स्पष्ट जिसे कहा जाए। जी जी हाँ, देखिए निश्चित तौर पर स्कूल कॉलेज में वाईफाई करने की बात जो है इसमें कही गई है, और जो छोटे छोटे स्थानीय मुद्दों को भी इसमें जी मैं इनसे पूछ लेता हूं दिनेश जी ये सवाल। जी डॉक्टर लखन चौधरी, मैं पूछ लेता हूं दिनेश जी ये बताइए, ये जो मैंने एक कहा विषय, आपने सुना होगा सवाल कि रोजगार, क्योंकि देखिए एक ये भी एक पहल पहले होनी चाहिए। अगर अभी भी जो स्थिति है, मैंने देखा भी है कि जो युवा हैं वहाँ के, जो निगम क्षेत्र, खैर नगर निगम का क्षेत्र कहता हूँ, जो बड़े हैं शहरी इलाके हैं, वहाँ पर युवाओं के रोजगार की भी कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे रोजगार मूलक ऐसे कार्य। हाँ, मैंने स्ट्रीट वेंडर्स को देखा, उसे आप 30,000 दे रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, और भी मैंने देखा कि आपने यूपीएससी मेंस के जो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले हैं, आप उनको 1,000, महापौर की सम्मान निधि है शायद, वो आप 1 लाख, लेकिन युवाओं के रोजगार की ऐसी कोई झलक इस घोषणा पत्र में नहीं दिख रही। क्या कुछ अलग से लेकर आने वाले हैं, कुछ सोचा है आपने? संजय जी, आपकी बात बहुत ही जायज़ है और मैं इनका सम्मान करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा विषय उठाया है जी। आप देखेंगे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे स्किल इंडिया हो, ये इसके तहत युवाओं को ऑलरेडी रोजगार दिया ही जा रहा है। और आप देखेंगे इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग, मेरे युवा साथी, चाहे स्किल इंडिया के तहत, चाहे स्टार्टअप इंडिया के तहत, चाहे मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बहुत सारी आ रही है इंडस्ट्री। आप देखेंगे कि पहली बार भारत में छत्तीसगढ़ राज्य में आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के 1500 पद भर्ती किए गए हैं नया रायपुर में आईटी सेक्टर में। हम युवाओं के लिए हर पहल 365 दिन लाते जा रहे हैं और युवा बहुत ही बड़ी संख्या में। आज देखेंगे मेडिकल कॉलेज में हमने सीट बढ़ाई है, प्रधानमंत्री जी की घोषणा ही थी। आईआईटी के क्षेत्र में अच्छा जी, वंदना जी जुड़ चुकी है, हमने अभी तक उनका कोई कमेंट नहीं है। वंदना जी सुन पा रही हैं? हाँ जी आ रही आवाज। आप मैंने ये कहा था कि जैसा शुरुआत में ही कहा था दिनेश जी ने कि जब अटल विश्वास पत्र, मतलब घोषणा पत्र जब आया तब कांग्रेस के पसीने छूट गए। बताइएगा क्या वास्तव में ऐसा था? दूसरी बात मैंने पूछी थी कि आप इतना लेट क्यों कर रही हैं घोषणा पत्र लाने में, कांग्रेस इतना विलंब क्यों कर रही है घोषणा पत्र लाने में? बल्कि मैं देख रहा हूं घोषणा पत्र समिति की बैठक के ऊपर बैठक होती जा रही है। क्या है, अब तो भाजपा का भी घोषणा पत्र आ गया। देखिए, सबसे पहले सवाल का जवाब ये है संजय जी कि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र से हमको कहीं पर यहाँ पर तकलीफ नहीं है और नहीं हमको डर लग रहा है। डर तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय नरेंद्र मोदी जी की घोषणा करके यहाँ के जनता को ठगने का काम किया गया था और 13 महीने के मोदी जी का जो घोषणा था, मोदी जी का जो वादा था, धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। और ये जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और कहा जाता है कि कांच की हांडी है बार बार नहीं चढ़ती है, इसीलिए अब यहाँ के नगरीय निकाय चुनाव में जनता जी के नाम, अटल जी के नाम पर यही कह रहे थे अभी अपनी बाइट में जी। और दूसरी बात है, आप सबसे बड़ी देखिए ना कि इन लोगों के जो घोषणा पत्र है पूरे झूठ के पुलिंदे दिख रहे हैं। आप आसानी से इसको झूठ इनके पकड़ सकते हैं, क्योंकि बिना होमवर्क किए जब घोषणा पत्र जारी करते हैं तो यही हस्त्र होता है। सबसे पहली बात आप यहाँ पर देखेंगे कि जो टैक्स प्रॉपर्टी अपन पे करते हैं एनुअल होता है संजय जी, है ना। लेकिन आप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र पर क्या बोल रही है कि आप यदि
महीने के 7 तारीख के पहले अगर प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट करेंगे तो वो 10% की छूट देंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी टैक्स की बात कर रहे हैं कि जो मंथली में जनता को अब पटाना पड़ेगा? मैं इसका जवाब चाहती हूँ, क्योंकि हम सब जानते हैं प्रॉपर्टी टैक्स का हम जो पेमेंट करते हैं वो एनुअल करते हैं, ना कि मंथ में। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप बोलते हैं साहब कि हम यहाँ पर गोकुल नगर बसाएंगे। हमारी जो योजना थी गोठानों को बंद कर देते हैं, जहाँ पर महिलाओं के लिए आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, वही गोठानों में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही थी, रोजगार प्राप्त कर रही थी। आप तो उन महिलाओं को बेरोजगार कर दिए और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, जितना भी कांग्रेस सरकार की जो जनहितैषी वर्क था, काम कर रहे थे, सारी वो वर्क को बंद करके वही उसी को फोटोकॉपी करने की कोशिश किए हैं। वही बात जैसे कि यहाँ पर डिस्काउंट की बात कर रहे थे कि महिलाओं को हम टैक्स में 25% डिस्काउंट देंगे। हम सिर्फ महिलाओं को नहीं दे रहे थे, हम तो सब जनता को दे रहे थे। रजिस्ट्री पर 30% का जो डिस्काउंट हमको सारी जनता को दे रहे थे, और इससे जनता को बहुत फायदा भी मिल रहा था। और जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, जो मध्यम वर्गीय जो परिवार है, उनको फायदा मिल रहा था। और सबसे बड़ी झूठ आप यहाँ पर ये देखेंगे कि आप बोलते हैं साहब, और कितनी बेशर्मी से बोलते हैं कि जो पट्टाधारी है उनको भूस्वामी बनाएंगे, जबकि कांग्रेस की सरकार के समय आपको याद होगा संजय जी, जो भूस्वामी हमने जो बनाया था, उनके स्वामित्व को रद्द करने के लिए इनके मंत्रिमंडल में ही प्रस्ताव पारित किया गया है। मतलब आपको दोहरा चरित्र यहाँ पर जनता कहीं ना कहीं समझ रही है। बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं होती है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, मैं इसीलिए एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर आपको बोली हुई थी संजय जी कि आप लोग इतने ओवर कॉन्फिडेंस है। इसके लिए एक बात बनती है कि हालातों से हारने वाला मत समझना, हालातों से हारने वाला मत समझना। आज हवा तेरी है तो कल तूफान हमारा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो 13 महीने की जो सरकार है उसमें समझ चुकी है। आपने कौन से वादा पूरा किए हैं भाई? आपने पीएम आवास योजना की इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक भी आवास स्वीकृत हुआ तो मेरे को बता दो, या एक भी घर आपने बनाया हो मेरे को बता दो। 3100 रुपए समर्थन मूल्य की बात करते हैं, एक भी किसान को आपने 3100 रुपया और उनके समर्थन मूल्य का पैसा आपने पेमेंट किया, आप मेरे को एक भी किसान का नाम बता दो। मैं चुनौती देती हूँ यहाँ से, आप एक भी किसान का नाम बता दो, मैं मान जाऊंगी। आपने कहा था कि 500 रुपये गैस सिलेंडर हम महिलाओं को देंगे, कौन सी महिलाओं को आपने गैस सिलेंडर दिया भैया? बता दीजिए कौन सी महिलाओं को आप दिया? और आप बोलते हैं यहाँ पर रोजगार देंगे। इतिहास में संजय जी पहले बार ऐसा हुआ है, जिन बच्चों को नौकरी मिला था उस बच्चों को आप नौकरी से बेदखल कर देते हैं और आप बोलते हैं रोजगार देंगे। तो आपकी नियत और नीति यहाँ पर जनता बहुत अच्छे से समझ चुकी है। और रही बात, हम पूर्ण विश्वास है कि जनता अब बहुत जागरूक है और जनता समझती है। तो नगरीय निकाय चुनाव में आप देखिएगा कि जैसे वहां पर हम लोग का पहले भी हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे से जीत हासिल किए थे, हर नगरीय निकाय में, हर नगर निगम में हमारा महापौर बना था, वैसे ही इस बार भी बनेगा। ये बता दीजिए, दिनेश जी पूछ रही हैं ये कि ये जो क्या है संपत्ति कर का भुगतान हर महीने की 7 तारीख को पूछ रही हैं, ये क्या हर महीने की 7 तारीख होता है या फिर कैसे वंदना जी कह रही हैं वो तो साल का होता है? सबसे पहले तो मैं वंदना बहन से जानना चाहता हूँ, इस प्रदेश में रहती है कि नहीं है? महतारी वंदन का पैसा किसको मिल रहा है इनको खुद को नहीं पता है। ये खुद ले रही है और बात कर रही है इस चैनल पे बैठ के। मेरी सुन लीजिए वंदना जी, आप बोल रही थी मैं चुप था। यही सब झूठ और फरेब की बात ही कांग्रेस पार्टी को लेके डूब रही है। आप बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास की, अरे जाके देखिए गांव और शहरों में कितने प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं। अरे कांग्रेसी लोगों को दिखता ही नहीं है, ये तो आवास छीनने वाले लोग हैं, ये तो आवास छीनते भी आए हैं। ये बात कर रहे हैं पिंक टॉयलेट की, किसकी योजना थी? हमारी योजना थी। ये बात कर रहे हैं और उपचुनाव हुआ। वंदना जी मैं आपको बता दूंगा इस चैनल के माध्यम से, एक उपचुनाव हुआ है इसी रायपुर शहर में पश्चिम में, और आप देखें आपके कैंडिडेट की क्या स्थिति हुई है। 40-45 हजार वोट से इसी रायपुर शहर की जनता, इस छत्तीसगढ़ की जनता ने मुहर लगा के बता दिया कि आने वाली सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है। उसके बाद में आपको शर्म नहीं आ रही? इस चैनल पे बैठ के झूठ और फरेब की राजनीति कर रहे हैं। अरे मेरी महिलाओं को अगर 1000 रुपये महीना मिल रहा है, मेरी बहन महतारी को अगर मान लो सम्मान मिल रहा है, तो ये आपको दुख हो रहा है। और एक महिला हो के महिला के खिलाफ बात कर रही है। अरे कम से कम इतना भी तो झूठ और फरेब की राजनीति। मैं लखन जी से एक बात पूछ लेता हूं, क्योंकि लखन जी अर्थशास्त्र से भी, उनका गलशास्त्र से ही बल्कि बड़े अर्थशास्त्री हैं, तो उनसे भी एक बात पूछ लेता हूं। ये एक बात बताइएगा सर
कि मैं एक बात सोच रहा था, जब बात ये होती है सहभागिता की, जब मैं बजट देख रहा था तो उसमें जब वो टैक्स का जो दायरा मतलब दायरा बढ़ाया गया है, 12 लाख किया गया है, 12,75,000 किया गया है, तब ऐसे में देख रहा था कि वही फ्लो मतलब एक कहिए कि वही मार्केट में आएगा, वही जीएसटी में, मतलब एक तरीके से जो बाजार है, अभी तक पूरा बजट पूंजीगत जो खर्च होता था उससे देखा जाता था कि क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है, लेकिन यहाँ पर यह भी एक विषय था। ऐसे में क्या निगम क्षेत्रों में रोजगार के साथ ऐसी व्यवस्था जोड़ी जा सकती है जिससे निगम की भी इकोनॉमी सुदृढ़ हो, निगम की भी इकोनॉमी मजबूत हो? ऐसे कुछ मॉडल बनाए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं, चाहे वो रोजगार से जुड़ा हो या फिर अधोसंरचना से जुड़ा हुआ हो या फिर सेवाओं से जुड़ा हुआ हो, क्योंकि निगम क्षेत्र विस्तृत होता है, बड़ा शहरी क्षेत्र होता है जो कि कई बार विधानसभा से भी निश्चित रूप से बड़ा होता है, कई बार क्या बड़ा ही होता है। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, रायपुर के जो नगर निगम है उसमें 4 विधानसभा आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आपकी बात जो है वो सही है। और मुंबई का ही देख लीजिए कि मुंबई जो नगर निगम है वो कितना बड़ा है कि कई राज्यों का जो बजट होता है उससे भी बड़ा वहां का बजट होता है। मैं एक बात और जोड़ लूं इसमें डॉक्टर साहब, एक बात मैं और जोड़ लूं इसमें ये भी जोड़ लूं मैं, इतना मैं सशक्त बनाने की बात कर रहा हूं उसी इकोनॉमी से कि सरकार की तरफ देखना भी ना पड़े, वो अपने खर्चे निगम खुद निकाल ले। हालांकि ये सोच है, देखिए ये तो पहले होता था संजय जी की जो है एक तरह से कहा जाए कि चाहे वो ग्राम पंचायतें हो या नगर पालिका नगर निगम हो, पहले वो आर्थिक रूप से जो है निर्भर हो थे अपने आप पर, और टैक्स वसूली होती थी कि वो कार्यों का जो है संपादन अच्छी करते थे। लेकिन पिछले जो है कहा जाए कि 2-2.5 जी ठीक कीजिए भाई, ये है कि ग्राम पंचायतों के भी उनके जो आय के स्रोत है वो पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, और सारे जो पर केंद्र सरकार पर है। तो क्योंकि जो चुनावी राजनीति है उसकी वजह से जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होते जा रहा है, नए टैक्स लगाने की जो सरकारों की जो विल पावर है वो कम होती जा रही है, टैक्स वसूली कम होते जा रही है, और बहुत सारे जो मुद्दे होते हैं, निर्णय जो होते हैं वो चूंकि चुनावी राजनीति को देखते हुए लिए जाते हैं, इसलिए कड़ाई से इनका पालन भी नहीं कर पा रही है। इसलिए स्थानीय स्वशासन जिसमें पंचायतें और नगर पालिका नगर निगम आते हैं, उनकी जो अवधारणा है वो धूमिल होते जा रही है। जी जी जी। तो चूंकि डॉक्टर साहब मैं आपसे बाद में भी इस विषय में बात करूंगा, क्योंकि अभी समय की बाध्यता है, विषय पर उतनी बात तो नहीं हो पाई, मुझे लगता है कि नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम था, ऐसी कुछ समस्या थी। चलिए फिर इन विषयों से जुड़े कुछ अपडेट्स हैं जिस पर कि हम चर्चा करेंगे आप सभी मेहमानों के साथ। तो अभी आज की चर्चा में मुझे दीजिए आज्ञा। और चूंकि देखिए जिस तरीके से, पहले मैं धन्यवाद कर दूं आप सभी का, डॉक्टर लखन चौधरी जी आपका धन्यवाद, दिनेश अग्रवाल जी आपका धन्यवाद, और साथ ही साथ वंदना राजपूत जी अब हमारे साथ जुड़ी, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि मैं ये विषय बार बार देखता हूँ कि जब भी ये बातें आती हैं, निगम की बात हो या फिर ऐसी कोई बॉडी होती है, चाहे वो नगर निगम हो, नगर पालिका हो, नगर पंचायत हो, तब उसमें जब बातें होती हैं तो यही देखने को अक्सर मिलता है कि उनके लिए जो फंडिंग होती है, उनके लिए जो राजस्व की व्यवस्था होती है, ज़्यादातर वो निर्भर होते हैं राज्य सरकारों के ऊपर, केंद्र सरकार से मिलने वाले ग्रांट के ऊपर। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि ये बड़ी ऑटोनोमस बॉडी हुआ करती थी, यहाँ पर वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन इतना सशक्त हुआ करता था कि वो खुद संचालन किया करती थी और उससे आय भी अर्जित किया करती थी। लेकिन उसमें कोई ऐसा भाव नहीं था कि बहुत ज़्यादा टैक्स लेना, बहुत ज़्यादा कहिए कि दूसरों के ऊपर इस प्रकार की बाध्यता डालना, बल्कि कुछ ऐसे अधोसंरचना मूलक, रोजगार मूलक ऐसे कार्यक्रम उत्पन्न किए जाते थे, पैदा किए जाते थे, उन्हें पल्वित किया जाता था, जिसके साथ लोग जुड़कर अपनी आजीविका भी कमाते थे। कहिए कि एक संभ्रांत जीवन या फिर कहिए एक हरा भरा जीवन भी जीते थे, और साथ ही साथ उसका हिस्सा उस क्षेत्र को या फिर उस कहिए अगर उसमें नगर निगम हो, पालिका हो या फिर वो एक गांव हो, उसे भी दिया करते थे, जिससे कि उसका भी संचालन होता था।
तो इन विषयों पर आगे भी हम चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में सिर्फ इतना ही। किसी महत्वपूर्ण विषय पर फिर मिलेंगे, तब तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ मां के जय हो।